ये जो कार्यक्रम है, हम हमेशा कहते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपकी राय जो है वो कुछ बने, आप भी इन मुद्दों को समझे, वो हमारी कोशिश रहती है। हम भी थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या हो रहा है, किसान के लिए क्या हो रहा है, खेत के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या हो रहा है। आज जो हमारा विषय है, आप जानते हैं अभी बजट आया है, तो आज हम बजट पे चर्चा करेंगे। इसलिए हमारा विषय है बजट 2016-17, भारत का बजट। अब ये भारत का जो बजट है, सब जानते हैं भारत का ही बजट है। इस बजट में इस बार कुछ नया हुआ है। इस बार बहुत से आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सी आपने टीवी में डिबेट्स देखी कि बहुत कुछ जो है गांव के लिए हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुआ है, किसानों के लिए हुआ है। और कहा जा रहा है ऐसा पहली बार हुआ है। अगर पहली बार हुआ है तो ऐसा क्या इस बजट में हो गया जो ये इतना क्रांतिकारी बजट माना जा रहा है? क्यों ये लग रहा है कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, एक परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं? इसको जानेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और बजट में क्या क्या छूट गया है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा विषय को समझाती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। देश में पहली बार गांव, गरीब और किसानों का बजट आया है। कई लोगों की राय है कि 1977 के बजट में भी किसानों को लेकर कई बातें थी, लेकिन बजट 2016-17 कई मामलों में अब तक के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए हुई हर पहल से काफी आगे है। बजट के आंकड़ों पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, जैसे मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,500 करोड़ रुपए, 2,87,000 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 300 शहरी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे आदि। और सबसे बड़ी बात, कृषि व किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए, भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की निधि, 3 वर्ष में जैविक खेती के तहत 5 लाख एकड़ भूमि को लाया जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए और बीमा प्रीमियम की राशि बेहद कम, और कृषि ऋण के लिए 9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान आदि कई बातें हैं जो बजट को किसानों, गांवों और गरीबों का बजट बनाती हैं। मन को भी एक दिशा देने की कोशिश दिखाई देती है, जिसमें 5 लाख खेत, तालाब और कुएं खुदवाने तथा 10 लाख कंपोस्ट यानी कचरा खाद या यूं कहें जैविक खाद के लिए खड्डे खुदवाना शामिल है। चलिए बजट 2016-17 को कुछ अलग नजर से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि दुनिया के 1% अमीरों के पास अन्य 99% के बराबर संपत्ति है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 62 रईसों के पास दुनिया के 50% गरीबों के बराबर पूंजी है। इन आंकड़ों से ये बात समझना मुश्किल नहीं कि दुनिया के साथ भारत में कमाई के स्तर पर गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में शायद सबसे तेजी से जिस देश में गैर बराबरी का आंकड़ा गिरा है वो देश है ब्राजील। ब्राजील में भी रईसों पर अधिक टैक्स लगाकर सरकार ने पैसा गरीबों के हाथ में दिया। शायद कुछ ऐसी ही क्रांति भारत में भी देखने को मिलने वाली है। बजट 2016-17 एक बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है और इस परिवर्तन को हर किसी को समझना होगा और अपनाना होगा। एक कोशिश है किसान के संघर्षों को खत्म करने की, एक कोशिश है ग्रामीण जीवन में सुविधाओं की आपूर्ति की, एक कोशिश है देश के युवाओं को सुखद भविष्य देने की, एक कोशिश है महिलाओं के सम्मान की, एक सार्थक कोशिश है गैर बराबरी को दूर करने की। और गांव, गरीब, किसान के लिए की गई इस कोशिश में सभी को साथ आना होगा, अपने भविष्य के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, इस बार अन्नदाता के लिए। जी, तो देखा आपने, सभी को साथ आना होगा। यहां हम जो चर्चा कर रहे थे, फिल्म में आपने देखा गैर बराबरी जो है वो बढ़ रही है, आपको भी दिखता होगा। इन सब मुद्दों को समझते हैं और बजट जो है उसकी दिशा क्या है, उसमें दृष्टि क्या है, ये भी जानेंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं केसी त्यागी जी, सांसद है, राज्यसभा के जनता दल यूनाइटेड से हैं। त्यागी जी जो हैं किसान नेता हैं और किसानों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं
उन मुद्दों को आप संसद में भी उठाते रहे हैं। समाज के मुद्दे हों, किसान के मुद्दे हों, खेती के मुद्दे हों और समानता के मुद्दे हों, इन सबसे आप जुड़े हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे इस बजट की कितनी उम्मीदें जो हैं इस बजट ने पूरी की हैं और कितनी उम्मीदें और हैं जिसको आप देखते हैं कि पूरा करने की ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं नरेश सिरोही जी, सलाहकार हैं, किसान चैनल में किसान नेता हैं और ख़ुद किसान भी हैं। और सिरोही जी जो हैं इन मुद्दों को समझते हैं और बहुत कुछ इन्होंने कोशिश की है बजट में किसानों के लिए कुछ हो। किसानों की बात सिरोही जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बजट में क्या मिला? एक तो आर्थिक स्तर पे तो समझ आ रहा है कि इतना कुछ मिल गया, पर क्या वाकई में मिला? खेत के लिए क्या वाकई में कुछ है? कितनी उम्मीदें लगा के इस बजट को देखें, आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी जो हैं कृषि सचिव रहे हैं, पूर्व कृषि सचिव थे कृषि मंत्रालय में। और सिराज जी आपने पूरा जो सच कहें दुनिया का एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है रिसर्च का, एग्रीकल्चर, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, सबके काम को आपने देखा है और समझा है। उसमें रिसर्च जो है बड़ी अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर कृषि अनुसंधान में आप ₹1 डालेंगे तो बदले में ₹6 मिलते हैं। तो आपसे जानेंगे कि यह बजट उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे बद्री नारायण सिंह जी हैं। ये महासचिव हैं भारतीय किसान संघ में। किसान संघ मजदूरों, किसानों के बीच में जो आप आवाज़ उठाते हैं, किसानों के मुद्दे हमेशा आपने बुलंद किए हैं, चाहे जैविक खेती का मुद्दा हो। इन सब पे आपकी क्या राय बनी है बजट को लेके? कितना जो आपकी सोच है किसानों को लेके, इतने किसानों का एक बहुत बड़ा समूह आपसे जुड़ा है, उस सोच में कितना सार्थक साबित हुआ है ये बजट, ये आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत जो है मैं त्यागी जी आपसे करना चाहूंगा। अभी हमने एक बात देखी, गैर बराबरी बढ़ रही है। बड़ा अजीब सा आंकड़ा है और अगर ये पूरी तरह सच है तो भी थोड़ी तकलीफ की बात है कि 1% लोगों के पास, पूरे 99% लोगों के पास जो संपत्ति है उतनी बराबर संपत्ति आ गई है। ये जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, इसका प्रभाव हम समाज में आक्रोश के तौर पे देखते हैं। सारी दुनिया में एक आक्रोश है। क्या ये बजट उस आक्रोश को कम करने और उस गैर बराबरी की जो खाई है उसको थोड़ा पाटने का काम करेगा? क्या उस दिशा में बड़ा पहला कदम है ये? सबसे पहले तो मैं इस किसान चैनल की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ, चूँकि पहली बार मुझे इस चैनल पर आने का मौका मिला है और मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी के आवास पर जब इसका उद्घाटन हुआ था तो हम और सिरोही जी दोनों जी उस समय उसमें उपस्थित थे और किसानों के एक बड़े हिस्से को बगैर भेदभाव के उठाने का काम ये चैनल करता है। इसके लिए मैं पहले इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो नई आर्थिक नीतियाँ 1991 के बाद शुरू हुई, जी देश के वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का, किसान एक्सपर्ट का और किसान अधिकारियों का भी जी एक हिस्सा इसके नतीजों के बाद ये मानता है जी कि समृद्धि के कुछ टापू बने जी नई आर्थिक नीतियों से, और समाज का एक तबका निसंदेह ऐसा है जिसको नई आर्थिक नीतियों का बेपनाह फायदा हुआ है। जी और जो इसके नई आर्थिक नीति जिसको निक्सन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, जिसको थ्रेचर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, उसको मनमोहन सिंह जी के जरिए और नरसिंह राव जी के जरिए आगे बढ़ाने का मौका मिला था। तो जिन क्षेत्रों में क्रांति हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, जी कई और भी सेक्टर हैं, नेशनल हाईवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जब जीडीपी दर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 2009 के आसपास जी सबसे ज़्यादा थी अब तक की पिछले 20 वर्षों की, उस समय के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में आर्थिक असमानता उस समय सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, यानी कि जीडीपी दर बढ़ती है तो समूचे समाज का भी दर ऊपर बढ़ता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि इधर जो आंकड़े आए हैं, जो प्रारंभिक सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों के जातिगत आंकड़ों से प्राप्त हुए हैं जी वो बड़े भयानक हैं। उसका संक्षेप में मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं कि देश में जी 2.3% करोड़ यानी कि लगभग 13.2% हिस्सा आज भी एक कच्चे कमरे में गुजारा करता है।
देश के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। जी। लगभग 75% गरीब लोग गांव में निवास करते हैं। 70% एससी और 50% एसटी के पास कोई जमीन नहीं है। 51.14% परिवार दिहाड़ी मजदूर पर निर्भर है। तो ये बजट त्यागी जी क्या इन लोगों के लिए कुछ कर रहा है? हाँ, उसी इस पे वर्ग के लिए कुछ कर रहा है? 75% परिवारों की मासिक आय 5500 से कम है। और तो जो विकास है, जो निवेश है जी, तो बजट तो असल में ये बजट से अप्रभावित तबके हैं। इन पे ना पैन कार्ड होते हैं जी, ना इन पे बैंकों में खाते होते हैं, जी, ना इन पे कोई इस तरह के प्रिविलेज होते हैं। और ये इन तक सुख सुविधा पहुंचाना ही हर सरकार का, कल्याणकारी राज्य का और बजट का लक्ष्य होना चाहिए। इस बजट में पहले 2 बजट के मुकाबले में जी, उन विमर्श जो हैं वो मेन डिस्कशन के मुद्दों में जरूर आए हैं, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझ पाया कि अगर ये किसानों के लिए बजट था जी, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किसान संघ के हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये लोग लगातार संघर्ष भी करते रहते हैं। कृषि की निरंतर लागत, कृषि के बड़े वैज्ञानिक और अधिकारी बैठे हुए हैं। सिरोही जी किसान आंदोलन संबंधित हैं। किसान के इस्तेमाल के कृषि की लागत के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही जी। पिछले इस नई सरकार की, पिछली सरकार का भी मैं जिक्र करूंगा, सिर्फ 3.5% रबी और खरीफ की फसलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने भी, प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा था जी, कि हम लागत मूल्य में 50% बढ़ा करके देंगे। जी, हम दोनों गन्ना किसान क्षेत्रों के हैं जी, पिछले 3 वर्षों से 280 रुपए क्विंटल ही गन्ने का दाम चला आ रहा है। और मैं बिल्कुल बाकायदा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, किसान को 200 रुपए क्विंटल का दाम भी नहीं मिला है। अच्छा। और सरकार ने 18,000-20,000 करोड़ के आसपास बगैर ब्याज का ऋण इन मालिकों को दिया है, जी, जी, जो इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया है। और अभी भी, अगर मेरा आंकड़ा सही है, सिरोही जी करेक्ट करेंगे, 2,500-3 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों पर का अभी भी बकाया है। जी। और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि जो लागत मूल्य है, जो किसानों को एमएसपी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो मिल मालिकों को देना चाहिए उनकी एवज में जी, किसानों को दे रही है, यानी कि आगे से, ताकि एमएसपी ना बढ़ पाए। तो एक तो इसमें एमएसपी के लिए प्रोविजन होना चाहिए था, अतिरिक्त पैसा होना चाहिए था कि नहीं, किसानों का लागत मूल्य बढ़ेगा, हमने वायदा किया है हमारे घोषणा पत्र में। जी। और मुझे कष्ट ये है, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि किसी किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र सरकार का हल्फनामा भी तकलीफ देने वाला है जी, कि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन मानी जाती हैं, एमएसपी प्लस 50% दिया जाता है, तो सरकार का दिवाला निकल जाएगा। हाँ, लागत के ऊपर 50% देने की बात है। हाँ। सिरोही जी, त्यागी जी ने बहुत गहराई से जो बात रखी है जी। और इसमें मुद्दा, क्योंकि बजट में आमदनी दुगनी करने की बात है, अगले 6 साल में 2022 तक का समय है। हालांकि दुगनी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये हमारा मानना है, और उसमें एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन और भी बहुत पहलू हैं इस बजट के, कि कैसे जो उत्पादन है वो बढ़ाया जाए। एक फसल अगर ली जाती है, पानी पहुंचेगा तो 3 ली जाएंगी, तो उससे जो है कुछ कमाई जो है होगी। आप इस बजट को क्या इस दिशा में देखते हैं कि ये कुछ लोगों में जो इतना बड़ा एक आर्थिक गैर बराबरी है, उसको दूर करने में कहीं कुछ शुरुआत हुई है? देखिए अनुराग जी, पहली नज़र में क्योंकि मोदी जी से बहुत लोगों को उम्मीद थी, किसानों ने बहुत वोट दिया जी, इस सरकार का बहुत ही सकारात्मक रवैया, सरकार का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ही बदलाव दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि हम लोग तो किसान आंदोलन बाकी सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार की बजट बनाते वक्त जो नीयत थी वो इस गैर बराबरी को पाटने के लिए इसमें दिखाई देती है। जी। बाकी सब लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे बदलाव की, क्योंकि अभी ये पहला बजट इस तरह का आया है।
पिछली बार भी कोशिश हुई, इस बार भी हुई है, आगे गुंजाइश इसमें बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक बजट में ही हम लोग इसको, हाँ, एक शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है जी। तो उसमें जो पारंपरिक कृषि की बात की है, देखिए सबसे बड़ी किसान के लिए, जो किसान है वो जानते हैं अच्छी तरह से, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक तो किसान के सिर पे जोखिम बहुत है, बिल्कुल, खेती यहाँ जोखिम की बात है, खेती जोखिम भरा काम है। बिल्कुल। तो जो फसल बीमा योजना है, और उसकी नीयत का पता कैसे लगता है कि खेत को इकाई बनाया गया है। जी। फसल बोने से लेके काटने, और काटने के भी 14 दिन बाद तक जी। अगर किसान का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान के जोखिम को कम करना। दूसरा, जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर खेत में पानी ना हो, भगवान के भरोसे रहे, जी। तो मैं समझता हूं किसान की जान गले में अटकी रहती है। अगर बारिश पड़ी तो जान वापस आई, नहीं तो जान निकल जाती है जी। और आज पूरे देश में जो आत्महत्याएं हैं, ज्यादातर उन लोगों की लिए हैं जहां बैरानी खेती है। जी। इसमें सुरेश जी, जैसे आपने ये बात कही कि किसान जो है वो, उसकी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान इसमें है। एक फसल बीमा की भी बात हुई, इस पे चर्चा करेंगे अभी। देखिए, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि अभी जो है बजट आया है, बजट में गैर बराबरी पे भी बात हो रही है, बजट में ये बात भी हो रही है कि भाई पानी जो है वो पहुंचाया जाए, आमदनी जो है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन ये सब होगा कैसे? अभी तो हमने एक पहलू पे चर्चा की, और इसमें फसल बीमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिससे आपको जुड़ना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण ये जलवायु परिवर्तन है जो हमें दिख रहा है। अब अगर लगातार 2 साल सूखा पड़ा है, क्या वो कारण रहा कि एक बिल्कुल मजबूत किसानों के लिए एक बजट लाने की कोशिश की गई? इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अलबेले हाथों का हुनर, शनिवार दोपहर 2:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2016-17, भारत का बजट। देखिए, हमने इसमें बात जो अभी तक निकल के आ रही है, बहुत सी उम्मीदें थी जो पूरी हो सकती थी, और बहुत सी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी हुई हैं। एक दिशा जरूर इस बजट में दिखती है, और किसानों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको बहुत काम आने वाली है। उनकी आमदनी जो है उससे बढ़ेगी, खेती में कहें तो उत्पादन बढ़ेगा, उपज बढ़ेगी। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिराज जी हैं, पूर्व सचिव हैं, कृषि मंत्रालय में रहे हैं। और सिराज जी, आपसे हम ये वाकई में, क्योंकि अभी जो बात है, एक समझ आ रहा है कि फसल बीमा वगैरह सब है, इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस बजट में दिया गया है? जी हाँ, ज़रूर। देखिए, जितना लोग उम्मीद करते थे, ख़ास तौर से एक ऐसी सरकार से जिसको मार्केट ओरिएंटेड सरकार लोग समझते थे, उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने एलोकेशन एग्रीकल्चर और रूरल ग्रामीण इलाकों के लिए दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 2014 की खरीफ में हमारे मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश बहुत कम हुई जी। उसके बाद जो रबी की फसल थी वो ओलों से प्रभावित हो गई, और इस साल फिर बारिश बहुत कम हुई 2015 और में। अभी फिर से डर है कहीं फिर से ओले वगैरह ना गिर तो जाएं। नहीं, आज अब भी तो दिल्ली में हाँ, होने लेकिन की अब बातचीत ये है। हम बड़ी ये खुशाइन बात है कि पिछले साल जो मार्च का पहला हफ्ता था वो देश के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कई जगह बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान साल वो नहीं। की कृपा रही और अभी तक कोई ऐसा हादसा किसी बड़े स्केल पर नहीं हुआ है। जी। और देखिए, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाया है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें नई प्रजातियां लानी हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हों, फ्लड रेजिस्टेंट हों, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो हमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
आप देखें, और ख़ास तौर से सिरोही साहब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, केसी त्यागी साहब के इल्म में भी होगा कि हमारे साइंटिस्ट ने IARI के धान की 2 नई वैरायटियां ब्रीड की, 1509 और 1121। उन दोनों वैरायटियों से हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को पिछले 7-8 साल में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये बदकिस्मती रही कि इस साल धान के प्राइसेस गिरने की वजह से जो किसान को मिलता था, अगर हम देखें 4,000 रुपए क्विंटल, तो इस साल उसको 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल मिला। ये इस साल बहरहाल क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस कम थे। तो इसी तरीके से दालों की वैरायटीज में सुधार के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है। और ICAR से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि नई वैरायटियां वो ब्रीड करेंगे और किसानों तक पहुंचाएंगे। एक चीज और मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि अभी तक भी कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में क्या देश की नीति होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पेंटल साहब ने सरसों की नई वैरायटी ब्रीड की है, लेकिन उसकी देश में मुखालफत है, कुछ संस्थाएं उसकी मुखालफत कर रही हैं, तो एक कंसेंसस नहीं बन सका। इसमें वैसे अगर हम बात करें सर, तो GM जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में हालांकि अभी 70% के करीब उसका जो उसमें कमाई जो कंपनी की होती है उसको कम करने की बात कही जा रही है, जो रॉयल्टी कंपनी लेती है। लेकिन ये भी तो पेटेंट है, कंपनी के एकाधिकार जो है, मुझे लगता है इसमें एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ों से ज़्यादा एकाधिकार का मुद्दा है, जिसको लेके बहुत विरोध होता है। और ये खैर अलग एक इस पर चर्चा है, उसको करेंगे ज़रूर। चौधरी साहब, यहाँ आप देख ही रहे हैं कि हम बजट पे हम चर्चा करें। अगर हम भारतीय किसान संघ की कुछ उम्मीदों की बात करें, जैसा त्यागी जी ने बिल्कुल सही एक मुद्दा कहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, और ये कहा था कि लागत का 50% बढ़ा के MSP देंगे। आमदनी किस तरीके से बढ़ेगी और उसमें किस तरीके से बजट जो है, क्या किसान की आमदनी बढ़े, इस ओर कहां से आपको जाता हुआ दिख रहा है कि ये कैसे मदद करेगा किसानों की? बजट आने के बाद मेरे खुद के पास 6 टेलीफोन आए और 5 प्रांतों से आए, और उन्होंने कहा कि भाई साहब अधिवेशन सफल हो गया। अच्छा, तो सबका एक ही मत, अलग अलग प्रांतों के होते हुए भी, तो हालांकि किसान को उसको गहराई से समझ पाया होगा, ये अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा जो ध्यान में आया, और जैसा अखबारों ने, मीडिया ने उसको प्रकट किया जी, कि गांव और गरीब के लिए शायद पहली बार कोई बजट ऐसा प्रस्तुत हुआ है जी, और हो भी क्यों नहीं। बिल्कुल, जहां गरीब मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो वहां अगर तेल की बचत से कोई राशि आती है, उसका एक हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए रखा जाता है। अगर वहां कार महंगी हो जाए या कुछ लग्जरी आइटम पर टैक्स लगा करके और गरीब को निवाला दे दिया जाए जी, तो मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अत्यावश्यक है वो। जी। जैविक खेती पे अगर हम देखें, जैसे मनरेगा की भी अगर हम बात करें, मनरेगा का आवंटन जरूर बढ़ा है, लेकिन उसमें भी खेती को किसी तरह से शामिल किया है। तालाब में, जैसे खेत में जो छोटे तालाब हैं वो बनाएंगे, कुएं बनेंगे, 5 लाख के करीब खेत तालाब बनाने की बात है। 10 लाख जो है वो गड्ढे बनाने की तैयारी है कि जिसमें कंपोस्ट खाद जो है तैयार की जाएगी। ये आप कैसा देखते हैं? क्या जैविक की ओर जो एक पूरा जोर सरकार का है, इससे क्या किसान की लागत में कमी आएगी? पर्यावरण और स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा, लेकिन ये भी क्या है कि ये प्रयास आपको दिखता है? इसमें मैं एक जो शंका मुझे है, बजट आते हैं और चले जाते हैं और किसान और नीचे से नीचे होता चला जाता है। अभी तक भी किसान को एक शंका है कि ये बजट वाकई कोई सपना पूरा करने वाला है या सपना ही है जी, क्योंकि व्यवहार में धरातल के ऊपर कितना लागू होता है, प्रशासन उसमें कितना सहयोग करता है जी। इसलिए इतना अच्छा आंकड़े, इतनी अच्छी प्रशंसा होने के बावजूद भी किसान के दिल में एक भय है जी कि लागू भी होगा क्या जी, फिर हमारे तक पहुंचेगा क्या। जी जी जी। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं, अगर मनरेगा में जो बजट कृषि से भी ज़्यादा है, बिल्कुल, नरेगा का बजट कृषि बजट से भी ज़्यादा है जी, 38,000। हाँ, कहाँ 36,000 करोड़, 38,500 करोड़। अगर उसका उपयोग किसान के लिए, गांव के लिए और ढांचागत विकास के लिए होता है जी, तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा स्तंभ है ये, जी, इसका निवेश, ढांचागत विकास का निवेश जो है वो दीर्घकालीन परिणाम देने वाला होता है, और वो एक बार नहीं, बार बार। अगर 5 साल में आय दुगनी करने का कोई बात है जी, तो वो ढांचागत विकास के कारण ही संभव है।
और इस निवेश से जो सामान्य किसान की, गरीब की जो क्रय शक्ति बढ़ती है, उसे सारे व्यापार धंधे चलते हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए घरेलू बाजार के अंदर अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामान्य व्यक्ति की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, उसके लिए इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। जी त्यागी जी, यहाँ जो हम जैसे देख रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर रिसर्च में भी बात हो रही है, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी वो कुछ खरीदेगा। ये जो बजट है इसमें जैविक पे भी काफ़ी जोर है, सिंचाई पे भी जोर है, एमएसपी को लेके ज़रूर उम्मीद है कि आगे कुछ आएगा। लेकिन क्या ये आप जैसे गांव में और भी रोजगार हैं, एक सोच ये है कि किसान जो है वो उसको भी एक फिक्स तनख्वाह की तरह कुछ आए, तो खेती से उसको हटा के शहरों की तरफ या मजदूरी की तरफ उसको लाया जा रहा है, जो आंकड़े बड़े साफ दिखाते भी हैं कि जितने किसान खेती से अलग हुए हैं उतने ही श्रमिक जो हैं वो बड़े हैं। ये बजट क्या उस पलायन को रोकने में भी कुछ कामयाब होगा? क्या गांव में जो ये मूलभूत संरचनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ये खड़े होंगे तो इसका लाभ जो है उसी क्षेत्र के लोगों को होगा, वहां रोजगार भी मिलेगा, सुविधाएं भी पहुंचेंगी? सरकार के फिक्की के और एसोचैम के आंकड़ों के मुताबिक जी लगभग 80% स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जी ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। पिछले 2 सालों में 25% की कमी आई है इसकी खरीद। हाँ, सेल गिरी। इसका पता लगता है कि रूरल डिस्ट्रेस की क्या हालत है। जी। दूसरा, एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 3000 कुछ रुपए प्रति माह की आमदनी जी एक किसान के हिस्से में आती है। बिल्कुल। मैं सरकारी आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि 94 से लेकर 2004 के बीच में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 300% बढ़ा है। मैं खिलाफ नहीं हूं। स्टील, सीमेंट, साबुन और वस्त्रों के मूल्य में 300% की इजाफा हुआ है। जी। रासायनिक खाद 300 से बढ़कर 1100 के आसपास हो गया। कीटनाशक की कीमत 4 गुना ज्यादा होगी। और मनरेगा का भी जिक्र कर रहे थे, वो भी 3 गुनी होगी। उत्पादकों के दामों में जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। अब मजबूत लॉबी और वैश्विक दबाव के कारण हीरे और सोने व्यापारियों को पिछले बजट में 74,000 करोड़ रुपए का कस्टमर एक्साइज की रिलीफ दी गई थी। जी। मैं कहना चाहता हूं कि जो रूरल डिस्ट्रेस है, पार्लियामेंट में बहस होती है, किसान संगठन भी बहस करते हैं, इस समय सबसे ज्यादा एक्यूट है। जो असली भारत है जी, जो ग्रामीण भारत है, बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा। बुंदेलखंड का मैं आपको बताऊं जी, दोनों तरफ का बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, लगभग 70 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अखबार में फोटो छपे, रिपोर्ट आई है जी। कि लोगों ने घास की रोटी खाई है, जो उसको खाने के बाद भूख नहीं लगती है। तो भाई ये जो अन्नदाता है उसकी हालत ये स्वतंत्र भारत में 60-65 साल में ऐसी होगी, ये कल्पना नहीं थी। पर त्यागी जी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश हुई है, क्योंकि आप जो बात करें, जैसे हमने देखा कृषि ऋण 9 लाख कर दिया, हमने भी ये सवाल उठाया कि उसमें बहुत सा हिस्सा जो है वो कंपनियों के पास चला जाता है। अब हम जब छोटे किसानों से बात करते हैं तो वो वाकई में वो ये कहते हैं कि हमें तो बैंक मैनेजर घुसने ही नहीं देता, बैंक में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एक बड़ा बैंक के बारे में ये कहा जाता है कि बैंक इसलिए किसानों को देने से कतराता है कि ये पैसा डूब जाएगा। अब आंकड़ा तो ये है कि 55 लाख करोड़ रुपए के करीब बैंक का डूबा हुआ है, जिसमें से करीब 2.25 लाख या 3 लाख करोड़ के करीब जो है किसान का है। तो उससे ज्यादा तो दूसरों ने डुबोया है। नहीं, किसान का 1.2 लाख करोड़ के करीब है। और अभी सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का एनपीए माफ किया है। किसानों पर जब कर्जा होता है तो उनकी पत्नी के गहनों से लेकर के उनके ट्रैक्टर, स्कूटर तक भी निकाल के ले जाते हम वही कह रहे हैं त्यागी जी कि किसान जो है उसका तो बहुत कम इसमें हिस्सा है, लेकिन उसको पैसा ये देना है, उसकी तरफ ये जाए, उसके लिए प्रयास तो आवश्यक है ना। और जो तो प्रयास हुए उसकी सराहना करते हुए कहना चाहता हूं, सिर्फ 20% ही किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस का कृषि वैज्ञानिक और बैठे हैं, 23% के करीब मेरी इनकी जानकारी। और राजस्थान का मैं अपने किसान संघ के नेता साथी को बताना चाहता हूँ, राजस्थान का एक सर्वे है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों को तो 1200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और जो किसान है उनको बहुत कम करोड़ का फायदा हुआ। यानी कि
ये स्कीमें भी जो रूरल और पीजेंट या फार्मर ओरिएंटेड नहीं रही हैं। नहीं, इसमें भी त्यागी जी हमने चर्चा यहाँ की थी, तो हमें वो निजी कंपनियों ने जो 1200 करोड़ का था उसमें हमने चर्चा की थी। एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो सरकार की है उसने तो जितना किया उससे ज्यादा दिया है, लेकिन इसका मतलब वो प्रयास तो नहीं रुक सकते, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन एक समस्या है। और यहां मैं सुरेश जी आपसे इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि ये मुद्दा कृषि का ये राज्यों का है, भूमिका राज्यों की बहुत अहम हो जाती है। और जहां त्यागी जी जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसको कोई मना नहीं कर रहा कि स्थिति खराब थी तभी ये हुआ है, 2 साल का सूखा और उसके बाद ये बजट, ये एक उम्मीद ही है। आप इसमें राज्य की भूमिका सरकार कैसे सुनिश्चित कर पाएगी, वो कैसे तय होगा? देखिए अनुराग जी, ये सबको मिलके काम करना है, किसी के एक गर्दन पे आप छुरा रख के ये नहीं करा सकते हो। देखिए मध्य प्रदेश का उदाहरण सबके सामने, केंद्र सरकार ने जो मदद दी वहां की राज्य सरकार ने उसको हाथों हाथ लिया और बढ़ के अपने पास से मिला के किसानों के लिए किया। कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार तीसरे साल उसको मिल रहा। जी जी। बात यह है कि देखिए जो यहाँ चित्र उभर के आया है देश का, और लंबे समय से जी सुधारों के बाद जी, और जब से हमारे यहाँ लागू हुआ तो 2-2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। तो जो सुधार इसलिए लागू किए गए थे, हम लोग तो आंदोलन करते थे उस वक्त, स्वदेशी जागरण मंच भी, किसान संघ भी, किसान यूनियन भी, सारे लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके आंदोलन करते थे और हमको समझाया जाता था कि भाई इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया को में आपको बाजार मिल जाएगा, बाकी सब चीजें बहुत सारी बातें हैं उसमें, वो विषय नहीं है, तो डॉलर आएंगे आपके वो पास। आएगा। लेकिन हुआ क्या कि 2-2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। गरीब और गरीब हुआ है, किसानी खेती में लागत बढ़ी है। ये जो लागत बढ़ी है और जो किसानों के उपयोग में आने वाले चीज हैं उनकी कीमत बेहद आशा बढ़ी है। बिल्कुल, किसान की लागत भी बढ़ गई, ऊपर से उसके उपयोग में आने वाले जो सामान हैं उनकी कीमत बेहताशा बढ़ गई, 300-300 गुना 200 गुना बढ़ी है जी। और किसान की जो मूल्य है उस तुलना में नहीं बढ़े, ना के बराबर। इसमें सच्चाई है। जी। देखिए क्या है कि किसान लोग कहते हैं कि साहब पूंजी जो है उधर नहीं जाती, बिल्कुल, खेती में पूंजी नहीं जाती। जी। भैया पूंजी का स्वभाव है, जहां प्रॉफिट दिखाई देता है, जहां रबड़ी दिखाई देती है वो वहीं भागती है। वो भूखे के पास जाके क्या करेगी, वो तो खुद ही मर रहा है। जी। तो पूंजी को कैसे गांव की तरफ मोड़ें, ये बजट में बहुत बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। इसमें मैं खाली सरकार का हिस्सा हूं इसलिए सरकार की पैरोकारी करूं इसलिए नहीं, बिल्कुल मैं बहुत खुले दिमाग से और खुले दिमाग के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इसका विश्लेषण करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में सड़कों पे काम होगा उसमें रोजगार भी पैदा होगा। पर जो त्यागी जी ने बात कही कि गांव में भूमिहीन लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती की 1 इंच जमीन नहीं है और वो गांव में रहते हैं। सबसे ज्यादा बदतर हालत उन्हीं की है, सबसे ज्यादा आत्महत्या। तो मेरा कहना यह है कि उसके लिए जो सरकार ने जैसे प्रयास किया कि उनके लिए ऋण की व्यवस्था हो, उनके लिए उनको इंश्योरेंस का लाभ कैसे मिले, तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो जनधन योजना के तहत उनके खाते में सीधा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है देश में। पर आप गांव में जाके देखिए, सुनिए, 42 योजनाएं, सुनिए 42 योजनाएं जी सरकार की गांव के लिए हैं जी, और उनसे पूछिए जिस योजना के लिए जाएंगे उसी में नहीं। अब इस अधिकारी, इस बजट से हम इन्हें कैसे दूर करेंगे ना? देखिए ये तो समस्या है। अब इसमें जैसे एक चीज की गांव की आमदनी बढ़ाने के लिए आप जो प्रसंस्करण है उसमें सीधे बहुत अच्छा प्रश्न है कि गांव की आमदनी दुगनी कैसे होगी। हमारे पास 28 लाख हेक्टेयर जमीन हम और सिंचाई के नीचे लेके आ रहे हैं जी। 23 योजनाएं मार्च 17 से पहले हमको पूरी करनी है। 17,000 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है जी। जल के 3 साधन है, भूजल, स्तरीय जल और वर्षा जल जी। तीनों जल का सिंचन और एक एक बूंद का उसका उपयोग जी। ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता। मनरेगा में जो 2 चीज मैंने पहले भी कही थी, मैं आज फिर दोहराता हूं। मनरेगा के अंदर हमारे खेतों में, गांव में कुएं होते थे जी, जो वाटर रिचार्ज करते थे जी। आज कहीं चले जाओ वो कुएं नहीं मिलते आप, बिल्कुल ठीक है। तालाब, पोखर
नहीं मिलते, पोखरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि पानी तो नीचे से आ रहा ना, बटन दबाया पानी फट दे नहीं आया। भैंस भी नहा रही है तो समरसेबल से खूब पूरा समरसेबल चलता ही रहेगा। पानी की कीमत किसानों ने भी नहीं समझी। 264 जिले डार्क जोन में चले गए। इस सरकार ने एक एक बूंद पानी की कीमत समझाई है। और मनरेगा के तहत देखिए, हम सब लोग गांव के हैं जी, आज कूड़ी की क्या स्थिति है गांव में? खुले में किसान गिरता क्योंकि यूरिया डाई से काम चल रहा है। जो कंपोस्ट होना चाहिए गोबर को खड्डों में दबाना चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे और कैसे वो खेतों में हमारे लिए जीवन दान करेगा, उसको हम खुले में फेंक देते। किसान भाई फेंकते हैं, हम लोग हमारे भाई बंद फेंकते हैं। आज इस सरकार, सुनिए, इस सरकार ने वो गड्ढे खुदवा के उस गोबर को नीचे ले जाके ये तय किया है कि वो कम से कम वो जो एनर्जी है, वो जो हमारे पास संपदा है, वो बेकार न वही यहाँ ये पर दृष्टिकोण की बात। चौधरी साहब का भी वही बात आती है कि इसको हम कैसे हम लागू कर पाएंगे। एक अभी मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है सूरज जी। आमंद त्यागी जी जाएंगे, मैं त्यागी जी को बता दूं। आमंद आप ब्रेक के बाद करिएगा, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखिए, चर्चा जो है उसमें ये बात भी है, सरकार का पक्ष भी आएगा, कैसे जो बातें हैं वो होंगी, उसमें किस तरीके से किसान को फायदा मिल रहा है, कुछ उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागबानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2016-17 भारत का बजट। देखिए, इसमें कई मुद्दे अभी तक निकल के आए हैं। जैसे ये भी है कि जो पैसा है वो खूब दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है, एफडीआई दिया गया है प्रसंस्करण में कि किसानों से फल लेंगे, उसको प्रसंस्कृत करेंगे, चाहे कहीं भी कंपनियां बेचें, लेकिन उसका पैसा किसानों को मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात है। यहां पर एक मुद्दा ये भी था कि किस तरीके से जो शोध है उस पर काम होना जरूरी है। और उसमें सिराज जी, हम आपसे, क्योंकि बार बार एग्रीकल्चर की ही बात होगी और आपने बताया कि एक जरूरी मुद्दा यह है कि नई किस्में जो हैं वो विकसित की जाएं। क्या इसमें एक चीज हमने और देखी कि डेयरी के लिए 4 परियोजनाएं हैं, 850 करोड़ वो है। देसी गाय के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बात है। गोकुल मिशन पहले से चल रहा है, आपके समय से ही वो है। क्या इसमें पशुओं को भी साथ लेके विविधीकरण की जो हम बात करते हैं, उस सबको ध्यान में रख के आपको लगता है कि कुछ दृष्टि इस बजट में रही कि किसान की आमदनी बढ़े तो एक ही चीज पे ना रहे, वो पशु भी हों, उसके लिए बागवानी भी हो, सब चीजें जोड़ के मिला जुला के किसान करे और साथ में एक ऐसी संरचना खड़ी होती चली जाए जो लंबे समय तक उसके बच्चों के काम आती रहे। जी हाँ, ज़रूर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी तकरीरों में इस बात पे जोर दिया है कि किसानों की आमदनी खाली कृषि पे से नहीं होनी चाहिए जी। 1/3 कृषि से होनी चाहिए, कम से कम तकरीबन 1/3 पशुपालन, दूध वगैरह से होनी चाहिए, और उसके अलावा 1/3 एग्रो फॉरेस्ट्री से भी आमदनी हो सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री की गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी लाए थे, और टिम्बर के लिए अपने खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसको भी बढ़ावा देने की सरकार की योजनाएं हैं। असल में डेयरिंग और एनिमल हस्बेंड्री का तो बहुत ही करीबी संबंध है अच्छी खेती के साथ, और वो तभी मुमकिन है जब हमारी नस्लें अच्छी हों। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने ये नई 3-4 योजनाएं इस साल डिक्लेयर की हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने सचिवों के ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप ने भी इस बारे में संस्तुति दी थी कि इसमें एक सेक्स सिलेक्शन टेक्निक है, उसका विदेशों से आयात किया जाए, सारी फीमेल्स ही होंगी सारी। जी हाँ, जिससे कि बेहतर हमारी ब्रीड्स, फीमेल ब्रीड्स हों, और उससे हम उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकें। हमारे देश में अब भी दूध की जो गाय हैं या भैंसें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसके अलावा जो फिशरीज है उसके लिए भी ब्लू रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, कि ये देखिए एक राज्यों का सब्जेक्ट है। केंद्र का बजट बहरहाल महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे बदलाव नहीं, फील्ड लेवल पे किसानों का भला नहीं हो सकता खाली इससे। और हमें इस बात की खुशी है कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश की मिसाल दी गई, छत्तीसगढ़ की मिसाल दी गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है।
और बिहार में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। फिशरीज में बहुत काम हुआ है, इंश्योरेंस में बागवानी अगर में आप बहुत हुआ देखें क्रॉप इंश्योरेंस में, तो बिहार में और राजस्थान में तकरीबन 50% जो क्रॉप एरिया है जो फसल के अंतर्गत है वो कवर हुआ है। जी। तो इसमें भारत सरकार की ये कोशिश रहेगी और रहनी चाहिए कि हम राज्यों के साथ मिलके उनके बजट में भी हम बढ़ाएं एलोकेशन कृषि के लिए। और जो हमारी आरकेवीवाई परियोजना थी उसमें ये इसको हम प्रोत्साहन देते थे कि किस राज्य ने कितना बजट कृषि के क्षेत्र के लिए एलोकेट किया। तो राज्य और केंद्र जब मिलके काम करेंगे तब ये होगा, क्योंकि एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बजट में कही गई है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जी। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये बात आई थी, लेकिन अगर हम मार्केट नहीं उपलब्ध कराएंगे तो आप पैदावार बढ़ा लेंगे तो भी किसानों को रिटर्न नहीं मिल सकता। और सिराज साहब, हमने तो ये देखा कि किसान, जैसे कपास के मामले में भी हुआ, कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र ही नहीं खोले तो किसान के पास केंद्र नहीं थे तो वो कहाँ बेचने जाता। ये तो समस्या है। एक मैं इसमें, क्योंकि आप मार्केटिंग की आपने बात की ही, इलेक्ट्रॉनिक पूरा एक सेटअप बनाना है, पोर्टल पूरा तैयार होगा, सब जगह के दाम किसान को पता लग जाएंगे। पता लगने के बाद वो बेचेगा कहाँ? क्योंकि ज़्यादातर जब हम बात करते हैं तो 85-86% हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने खेत से कोई चीज़ ले आके बेचे। जो आ जाता है उसको वो बेच देता है, ना उसके पास रखने की क्षमता है। क्या कोल्ड स्टोर भी हम, जो हम कहते हैं इतनी बड़ी कमी है, 7200-7500 करोड़ रुपए चाहिए थे, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता था? और ये किसान, छोटा किसान कैसे अपनी उपज बाजार तक पहुंचाएगा, इसका कोई प्रावधान आपको नजर आता है इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोल्ड स्टोरेज तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जी। फसलों, सब्जियों और फलों वगैरह के लिए। उसको हम एक उनका मिनट, उत्पादन लगातार बढ़ा है। नहीं उसका अन्य की तुलना उत्पादन में। बढ़ा है, एक मिनट के लिए उसको अलग करें। जी। देखिए ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का अभी प्राविधान किया गया है, उसमें आइडिया ये है कि किसानों को ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसका माल खाली उसकी मंडी के व्यापारी खरीदार ना हो, बल्कि किसी दूसरी जगह पे भी अगर कोई व्यापारी है तो वो भी उसके माल का खरीदार हो। इससे हम ये समझते हैं कि किसानों को उनके फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। कर्नाटक में ये बात साबित हुई है कि 10 से 15% तक उनको बेहतर दाम मिला है। देखिए अभी क्या है, सिरोही साहब ने भी अभी फरमाया था कि अभी किसानों की फसलों में से सिर्फ गेहूं और धान कुछ राज्यों में सरकारी संस्थाएं खरीदती हैं, गन्ना खरीदती हैं और कपास खरीदती हैं। इसके अलावा हर चीज के लिए किसान पूरी तरह मार्केट पे मुनहसिर है। तो ये मुमकिन नहीं है कि हर चीज सरकार खरीदे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सरकार की ये कोशिश है कि हम मार्केट को ओपन अप करें। अभी हमारे देश में हर राज्य, समझिए कि एक राज्य भी पूरी मंडी नहीं है। हर मंडी में आपको फीस देनी है, हर मंडी में लाइसेंस चाहिए, किसान उसी मंडी में बेच सकता है। थ्योरी में तो किसान कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं वो कैसे 50 किलोमीटर लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में अनाउंस किए हैं, उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ये होगा कि अगर हम अपने देश के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को स्थापित कर सकें, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अगर कोई फसल है, वहां बहुत अच्छी ऑयल सीड की फसल होती है, सोयाबीन होता है और कई स्पाइसेस होते हैं, लेकिन उसमें वहां के अलावा कोई खरीदार ही नहीं है। तो अगर उसको बंबई का व्यापारी भी ले सके इलेक्ट्रॉनिकली, दिल्ली के व्यापारी ले सके, तो बेहतर दाम मिलेंगे। जी चौधरी साहब, जैसे बात हुई, ये वाकई में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है अगर हम इस तरीके से जोड़ने में कामयाब हो गए और कोई भी आके खरीद सके, उससे किसान के लिए एक विकल्प भी खुल जाता है। एक इसमें जो चीज़ जो हमेशा देसी गौवंश की हम करते रहे हैं, हमारी एक इसमें जैविक खेती भी इसमें एक जुड़ गई है। संघ से जुड़े जो मुद्दे हैं, किसान की लागत में कमी करना, उसकी आमदनी में इजाफा हो, इसमें जैविक खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप इसमें और किस तरीके से देखते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ने में जैविक की भूमिका कितनी रहेगी? और सबसे बड़ी बात, उसको जागरूक करने में आपका जैसे संघ है, इतना बड़ा उसका एक लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका भी अहम हो जाती है क्योंकि किसान तक ये बातें पहुंचे। वास्तव में जैविक का आधार है देशी गाय, और देशी गाय के दूध को फैट के आधार पर मार्केटिंग होती है, जबकि देशी गाय का और फैट का कोई संबंध नहीं है। भैंस का फैट ज्यादा होता है, देसी गाय में तो नहीं। फैट रहित दूध को पीने की सलाह देते डॉक्टर तो जी, उसमें तो औषधीय तत्व होते हैं, इसलिए उसका भाव फैट के आधार पर होने से वो आज घर के बाहर निकल गई। उसके पास दूध कम है, 2-3 लीटर दूध देती है। लेकिन पहली बात तो देशी गाय के ऊपर कोई अनुदान नहीं दिया। जर्सी और विदेशी गायों के ऊपर खूब जम के सरकार ने अपनी योजना बनाई और सारा देशी पशुओं का बजट
विदेशी पर खर्च कर दिया आपने। जी जैसे आज यूरिया को गाली निकाल रहे हैं, वैसे विदेशी नस्लों को भी और इन पशुओं के अंदर हमारे सारा मिक्स कर दिया। देशी मिलना ही मुश्किल हो गया। वापस देशी सांड तैयार करना और देशी नस्ल की गाय तैयार करने के लिए और तीन ब्यावत जी 3 पीढ़ी तक इंतजार करना पड़ता है, बिल्कुल। और वो भी गांठ से खर्च करके। किसान की इतनी क्षमता नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो देशी नस्ल के विकास के लिए, नस्ल सुधार के लिए भी प्रोविजन करती। अभी गौशालाएं हैं जगह जगह, वो उनको बचाने के लिए समाज के सहयोग से है। अभी भी वहाँ पर देशी गौवंश है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है किसान की आय बढ़ने का, तो वास्तव में जैविक कृषि जिसमें खर्चे कम है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उपभोक्ता को महंगी चीज़ मिलेगी, वो तो अभी स्केर्सिटी है इसलिए भाव ज़्यादा है। भाव तो बाजार का हिसाब से तय होगा, बिल्कुल सही। लेकिन उसकी लागत कम हो जाने से और उसमें स्वाद के वापस आ जाने से, और वो जो मौलिक चीज़ थी, देशी गेहूं था, काठा गेहूं था, आज हम खत्म कर चुके हैं। उन बीजों को ढूंढते रह जाएंगे एक दिन। उन सबके संरक्षण के लिए भी कुछ होना की भी जरूरत थी, और उनके कारण किसान जिंदा था और उसके कारण उसका पशु जीवित था। आज केवल और वो एकांगी भाग रहा है और तुलना कर रहा है किससे? शहर से। गांव की कीमत पर शहरों का विकास हुआ अब तक। बिल्कुल सही। गांव का पूरा बजट शहरों में खर्च हुआ। बिल्कुल। पहली बार ऐसा लगता है कि गांव को उसका हक मिल रहा है। जैसे चौधरी साहब, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि अब एक दिशा हम कह रहे हैं गांव की ओर मुड़ी, लेकिन अब एक इसमें साथ के साथ एक आधुनिक जो हम बात कह रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, वो सब भी आ रहा है। तो उसके आने के साथ आपको लगता है जिन चीज़ों को हम लेके हम साथ चल रहे हैं, देसी बीजों की बात है, देसी गाय की बात है, हालांकि उस पर काम हो रहा है, लेकिन जो ये बजट की दिशा है उसमें टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो बहुत ही नई आ रही हैं। वो नई टेक्नोलॉजी को लाना, उन नई टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना है। तो फिर कैसे हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो बीज हैं, वो क्या इसमें जीवित रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? ये काल्पनिक चीज़ें हैं। यानी राजस्थान में पानी की कमी है, इजराइल से नई तकनीक लाए जी, ड्रिप, फार्म पॉन्ड, फंवारे, इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा जी। लेकिन आज राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं लगाने के कारण सेंट्रल शेयर भी लैप्स होता है। बिल्कुल सही। स्टेट शेयर खर्च नहीं करना तो सेंट्रल, गत वर्ष का यूटिलाइजेशन 42% था जी। राज्य सरकार ने और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर केवल 42% राशि खर्च कर पाई जी। बाकी इसलिए नहीं कि वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सारी फाइलें ड्रॉप कर दी, कोई निकाली ही नहीं। तो इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी जो इस बार सोलर और ड्रिप के जो फाइलें हैं उनके नॉर्म्स साल के अंत फरवरी में जाके बने, मापदंड तय नहीं हुए जी, और एप्लीकेशन मांग ली शुरू में ही। वही तो हम कह रहे हैं कि गत बजट वर्ष आने का से कैसे कोटा बदलाव इस बार काम में ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कागजों में खाली जी। गत वर्ष कोई टारगेट पूरे नहीं किए गए और उनको इस साल के टारगेट में दिखा देंगे। एक ही काम को 2 वर्ष दिखाएंगे। बेईमानी पूर्ण व्यवहार राज्य सरकारों का अगर रहेगा तो तकनीक कोई सी ले आओ, कैसे कारगर होंगे, किसान के तक उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। जी। सुरेश जी, ये जो बात थी, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि राज्य सरकार की भूमिका अहम है और भ्रष्टाचार सब जगह है, बहुत ज़्यादा भी है। कैसे हम इसको दूर कर पाएंगे? और जहाँ एक बात ये भी है कि किसान जो है उस तक पानी पहुँचेगा उसके खेत में, या हम बहुत सी भूमि जो है 5 लाख एकड़ के करीब हम जैविक में ले आएंगे। गाय का संरक्षण भी ज़रूरी है। कहीं इसमें वैसे अगर हम देखें तो बजट में ये बात नहीं है देसी बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। कारीगर, बुनकर, जो गांव का और समुदाय है उनके लिए कुछ अलग से हो, ऐसा भी कुछ जो है अभी हमें इसमें नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है बाकी योजनाओं के साथ हो मिलके, क्योंकि रोड मैप जो एक होता है कि ये नीति ये कैसे चलेगी। हमने देखा हर बजट में होता क्या है कि चीज़ें आ जाती हैं पर वो इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत आती है, ये समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ेगा। गोकुल मिशन है, गोकुल मिशन 500 करोड़ उसके दिए गए, वो कैसे आगे बढ़ेगा इस पे अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। आप इसमें कैसे देखते हैं कि किस तरीके से हम जो सोचा है वो कैसे हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो सरकार की संकल्प शक्ति है, सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ाया है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम बन जाती है। भ्रष्टाचार पूरे देश में जगह जगह है,
और ये सरकार उस भ्रष्टाचार से लड़के सीधे गरीब को कैसे लाभ मिलना है उसके लिए प्रयासरत है। जो बात इन्होंने कही देसी गोवंश की या जैविक कृषि की या बाकी सब, देखिए इस सरकार का मैंने शुरू में बात कही कि दृष्टिकोण क्या है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सरकार के तरफ से एक जिम्मेवारी पे भी हूं। देखिए हरित क्रांति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारी जमीन गई, पर्यावरण गया, हमारा पानी चला गया, हमारे बीज गए, और जो पशुधन था जिसमें उसमें काम किया तो हमारी देसी नस्लें चली गई। जी। आप ये देखिए, बहुत सोचने की बात है कि 14 करोड़ जोतों तक हमें सॉइल हेल्थ कार्ड देना है जी। उस पर प्रयास करना है कि लोगों तक जमीन की जो हेल्थ है उसके बारे में जानें, चिंता करें और उसके हिसाब से अपने खेतों को तैयार करें। जी। कंपोस्टिंग के लिए जी। बिजली पहुंचानी है बिजली 2018 देखिए 1 मई तक। आपने जो कारीगरी और दस्तकारी और बुनकर और भूमिहीन जो लोग हैं, अगर समग्रता से इस बजट को देखने का प्रयास करोगे, अगर खेत में पैदावार बढ़ती है, वहां पशुधन बढ़ता है, वहां इनकम बढ़ती है, तो उसके साथ रहने वाली जो बाकी अन्य लोग हैं, चाहे उसमें कारीगर, दस्तकार है, बुनकर हैं, उनका लाभ उनको भी मिलता है। इस सरकार ने कहा कि 65,000 नई बस्तियां जो अभी तक अनछुई हैं, उन तक जब हम कनेक्टिविटी ले जाएंगे तो वहां का कच्चा माल भी शहर तक पहुंचेगा, उनको मार्केट मिलेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी। वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे तो अपने आप मजदूरी भी उसमें से जाएगी। बहुत सारा पैसा जो कच्चे काम में होता है, खर्च जो मजदूरों पे होता है, मनरेगा के अलावा उनको रोजगार भी मिलेगा। जी। तो ये बहुत सारी, एक बिजली का है, हमको 100% गांव तक बिजली पहुंचानी है। जी। हमारी सरकार एक काम कर रही है, बहुत तेजी से उस पर पीयूष गोयल जी लगे हुए हैं कि गांव में जो लाइट वाली बिजली है जो घरों में इस्तेमाल होती है, उसके फीडर हम अलग बना दें और खेतों के पावर के लिए अलग से बना दें। सिराज जी, एक चीज और मैं चाहूंगा, सिराज जी आप भी इसमें अगर शामिल हो। एक रर्बन मिशन की बहुत बात हो रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, रूरल और अर्बन को जोड़ के एक मिशन बन रहा है, 300 ऐसे वो बनाए जाएंगे। इसमें आपको सारी सुविधाएं देने की बात है, डिजिटल भी रहेगा, सारी शहरी सुविधाएं जो हैं वो गांव तक पहुंचेंगी। ये क्या सही दिशा में विकास का मॉडल है और ऐसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको गांवों में वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जो शहर के लोगों को है, क्योंकि हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका एनवायरनमेंट और उनकी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि अगर आप पूरी दुनिया के पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट देखते हैं तो 20 में से 18 हमारे देश के होते हैं। तो सिर्फ आप केरल की मिसाल लें, हम तो खास तौर से इस बात को देखते हैं कि जो भी ऑफिसर्स रिटायर होते हैं केरल के रहने वाले, वो अपने गांव में जाते हैं। ऐसा यूपी, बिहार और राजस्थान और बंगाल में नहीं है, वो सब शहरों में या दिल्ली में या राज्य के कैपिटल में सेटल होते हैं। तो केरल में गांवों में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि शहरों में हैं। तो जाहिर है कि आदमी चाहता है कि वो अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने माहौल में जाके रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है गांवों से शहरों के लिए पलायन को रोकने के लिए, जिससे कि हमारे शहरों के माहौलियात को बरकरार किया जा सके। और इसका एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि इससे गांव में जो लोग रह जाएंगे, जो जिनकी आमदनी ज़्यादा है, तो उससे गांव की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे गांव में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट होगा। मुझे लगता है कि रर्बन बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक रर्बन के पीछे, क्योंकि अगर विकसित देश की बात करें तो अमेरिका में भी ये समस्या थी कि कुछ ही शहरों में लोग भागते थे। तो ये जो बीच में सैटेलाइट टाउन्स की तरह हम सोच रहे हैं, कुछ ऐसे केंद्र जो हैं सब जगह स्थापित हो जाए कि एक ही शहर पे सारा बोझ ना आए, उसको कम करने में ये रर्बन मिशन जो है इसकी काफ़ी अहमियत आपको नजर आती है। ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जैसे जैसे बेहतर हो जाएंगी, अगर बेहतर हो जाए, हमने ग्रामीण सड़क योजना में बहुत एलोकेशन बढ़ाया है, तो अपने आप शहरों पे बोझ कम होगा। और एक चीज़ और है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो सकी, वो है स्किलिंग।
जी देखिए, इतनी बड़ी आबादी हमारी कृषि पर मुनहसिर है, हालांकि बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट इस बात को नहीं मानते। वो शायद देखिए सस्टेन नहीं हो सकती, चाहे आप ग्रोथ कितना भी मॉडल लाएं, आप सिंचाई पे भी खर्चा करें, लेकिन वो नहीं हो, कृषि पे अकेले वो नहीं हो सकता है। इसलिए उनको कृषि क्षेत्र से निकालने के लिए स्किलिंग और स्कूलों के साथ साथ अगली जनरेशन को बेहतर टेक्निक के बारे में उनको ट्रेनिंग देना, तब वो अर्बन का फायदा उठाते हुए वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। ये जो बात सिराज जी ने कही, देखिए स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट मिशन बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, और चौधरी साहब मैं चाहूँगा आप भी इसमें थोड़ा वो राय दें। आप क्या सुरेश जी, मैं आप दोनों से ही चाहूँगा कि क्या इसमें स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो हमने एक दिशा ली है, एक तो हमें ये लगता है कि क्या हम कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए लेबर तैयार कर रहे हैं उससे, या हम वाकई में किसी को इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो अपना कुछ उद्यम खड़ा कर सके। ये दिशा आपको स्किल इंडिया मिशन की दिखती है क्या? देखिए, जो हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं वो तो उद्योग के लायक नहीं है जी, और जो उद्योग को जरूरत है वैसी एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल सही। आज जो कृषि के अंदर एमएससी पीएचडी कर लेते हैं वो खेती नहीं कर सकते, और जो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है वो खेती भी करता है। पूरी पढ़ाई कर लेता है तो वापस लौट के वो अपने गांव में या खेत में आना ही नहीं चाहता, वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर ले। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा ये होनी चाहिए। तो श्रम की प्रतिष्ठा का आह्वान होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए श्रम की। जहाँ स्किल की बात कही आपने, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान एक स्किल्ड लेबर है, बिल्कुल सही, लेकिन उसको अनस्किल्ड का भी प्रतिफल नहीं मिल रहा। बिल्कुल 150 दिन ही गिने जाते हैं उसके। तो अगर मान लीजिए बाकी को तो अनस्किल्ड को भी अगर नहीं दिया तो दंडित होने के लिए तैयार रहें, और किसान के बारे में। इसलिए स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो किसान के को देखते हुए तो हुआ ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि आने वाले 3 साल में 1 करोड़ लोगों को स्किल करने का बजट में प्रोविजन है जी, तो मैं समझता हूँ कि लघु उद्योगों के लिए, कारखानों के लिए, रोजगार के लिए ये बहुत आवश्यक है जी, इसकी जरूरत है जी। देखिए अनुराग जी, जो चौ साहब ने बात कही, सरकार ने एक तरफ लोगों को स्किल करने का, उनको हुनर सिखाने का संकल्प दिखाया है, दूसरी तरफ खाली वो मजदूरी ना बन जाए कहीं जाके, वो अपना काम शुरू कर सकें, छोटा छोटा कुछ भी कर सकें, उनके लिए लोन की व्यवस्था भी की है। मुद्रा बैंक जो है सबसे बड़ा है, और उसमें जो अभी तक उसका रिजल्ट है बहुत ही उत्साहवर्धक है जी। जिन बैंकों ने थोड़ा सा कॉपरेट किया है वो उस क्षेत्र में युवा बहुत आगे बढ़ के काम करने वाले शुरू हुए। एक सुरेश जी, मैं चौधरी साहब से भी चाहूँगा, सिराज जी भी, सब इसमें अगर कुछ दें। मेरे को कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक दिशा बदलती दिख रही। दिशा बदलती मतलब कि इस संदर्भ में कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है कि पुरानी चीज़ों की अहमियत साथ रहेगी या हम उसको भूल जाएंगे? बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा कि एक आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है, देखिए पुरानी चीज़ों को साथ लेके। देखिए बदलाव समय के, सुरेश जी समय बहुत कम है, समय की जरूरत होती है बदलाव जी। बदलाव आ रहा है, हर आदमी को, जो शहर में रहने वाले को सुविधा मिल रही है जी, गांव का आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चे शिक्षित हों जी, उसको चिकित्सा की सुविधाएं वहां मिलें जी, उसको भी लाइट मिले, उसको भी अच्छा स्वस्थ पेयजल मिले जी, उसको भी जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनकी पहुंच वहां तक बने, ताकि उसको भी संपन्न होने का अवसर मिले जी। और उसमें सिराज जी, आपको लगता है बजट जो है कुछ उस दिशा में बढ़ा है? जी हाँ, बढ़ा है, बहुत कम समय है, मगर मुझे ये लगता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में हमें बहुत जल्दी कंसेंसस स्थापित करना चाहिए, और उस पर पूरी एक चर्चा जो है उस पर भी, और हमें उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा, जिस तरीके जलवायु परिवर्तन है, उसमें आपको लगता है वो टेक्नोलॉजी काफी अहम हो जाती है? टेक्नोलॉजी के बगैर हम फूड सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं कर सकते जी। चौधरी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिराज साहब, सिरोही जी, बहुत अच्छी एक चर्चा रही, और मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ जो है इसमें से किसान भाइयों को पता लगा होगा, बजट के और भी पहलू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की जो चर्चा थी उसमें फसल बीमा योजना जो है उस पर भी हमारी बात हुई। कुछ आपको लगा होगा कि बहुत सी जिम्मेदारी जो है वो राज्यों पे हो जाती है, और राज्य में अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए सबको प्रयास करना होगा,
केंद्र सरकार ने काम किया, पैसा दे दिया है, बहुत सी योजनाओं पे दिया है, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे जैविक खेती की बात हो, पर इसको सार्थक करना जो है, हम हमेशा से कहते हैं कि हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलकर काम करेंगे तो एक बदलाव जिसकी ओर बढ़ने की कोशिश है, हम उसको हासिल कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।